मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में नितिन सिंह बुंदेला रहते हैं। उनके साथ उनके पिता उदयभान सिंह बुंदेला भी रहते हैं। एक दिन परिवार को बताया जाता है कि उदयभान सिंह काम के सिलसिले में घर से करीब 900 किलोमीटर दूर मुंबई गए हैं। सबको यह उम्मीद होती है कि कुछ दिनों बाद वे वापस लौट आएंगे, लेकिन दिन बीतते हैं, फिर कुछ हफ्ते बीतते हैं और फिर महीना बीत जाता है। देखते देखते 11 महीने गुजर जाते हैं, मगर इन 11 महीनों में ना तो उदयभान सिंह वापस घर लौटते हैं और ना ही उनका एक भी फोन परिवार के किसी भी सदस्य के पास आता है। शुरुआत में घर वालों को लगता है कि शायद काम में व्यस्त होंगे, लेकिन समय जितना आगे बढ़ता है उतना ही चिंता भी बढ़ने लगती है। आखिर इतने लंबे समय तक कोई अपने परिवार से बिना बात किए कैसे रह सकता है? यही सवाल अब पूरे परिवार को परेशान करने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना व अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की घटना मध्य प्रदेश के दतिया जिले की है। दतिया जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर बड़ौनी थाना क्षेत्र का ग्राम छता, जहां रहने वाले थे उदयभान सिंह बुंदेला और उनका बेटा नितिन सिंह बुंदेला। करीब 11 महीने तक परिवार को यही भरोसा रहा कि उदयभान सिंह मुंबई में हैं, लेकिन 28 जून 2026 की रात इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया, जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। उदयभान सिंह के छोटे भाई शिव सिंह बुंदेला सीधे बड़ौनी थाने पहुंचते हैं और वे पुलिस से कहते हैं, साहब मेरे बड़े भाई को करीब 11 महीने हो गए हैं, ना कोई खबर है ना कोई फोन, और अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है। पुलिस शिकायत दर्ज करती है और सबसे पहले उसी व्यक्ति तक पहुंचने का फैसला करती है जो पिछले 11 महीनों से एक ही बात दोहरा रहा था। वह था उदयभान सिंह का बेटा नितिन सिंह बुंदेला। लेकिन पुलिस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस पूछताछ की शुरुआत उन्हें एक ऐसे सच के दरवाजे तक ले जाएगी जिसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी। जून 2026 की रात शिव सिंह बुंदेला की शिकायत दर्ज होने के बाद बड़ौनी थाना पुलिस बिना समय गवाए जांच शुरू कर देती है, क्योंकि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था। पूरे 11 महीने बीत चुके थे, लेकिन उदयभान सिंह का ना तो कोई फोन आया था और ना ही किसी के पास यह पुख्ता जानकारी थी कि वे आखिर मुंबई में हैं भी या नहीं। अगली सुबह पुलिस सीधे नितिन सिंह बुंदेला के घर पहुंचती है। नितिन पुलिस को देखकर बिल्कुल सामान्य सा दिखाई देता है। पुलिस सबसे पहले उससे सवाल पूछती है कि तुम्हारे पिता उदयभान सिंह कहाँ हैं? नितिन बिना देर किए जवाब देता है, साहब पिताजी तो मुंबई में हैं, काम कर रहे हैं। पुलिस पूछती है, कब गए थे? नितिन कहता है, करीब 11 महीने पहले। इसके बाद पुलिस का अगला सवाल आता है, इन 11 महीनों में तुमसे उनकी कितनी बार बात हुई? नितिन जवाब देता है, हाँ शुरू में 1-2 बार बात हुई थी, इसके बाद उनका फोन बंद आने लगा। पुलिस कहती है, किस नंबर से बात हुई थी? वह नंबर हमें दिखाओ। नितिन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, फिर कहता है, साहब वह नंबर मेरे पास नहीं है। अब पुलिस एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू करती है। मुंबई में कहाँ रहते हैं? किसके साथ काम करते हैं? कोई पता है, कोई पहचान, कोई ऐसा आदमी जो बता सके वे वहां पहुंचे थे? लेकिन इन सवालों के जवाब नितिन स्पष्ट नहीं दे पाता। उसके जवाब बार बार बदलने लगते हैं। यहीं से पुलिस को पहली बार महसूस होता है कि कहीं ना कोई बात छिपाई जा रही है। दूसरी तरफ पुलिस गांव के लोगों और रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। सबकी बातों को जोड़ने पर एक बात साफ नजर आती है कि उदयभान सिंह को आखिरी बार गांव में ही देखा गया था। इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। अब पुलिस का शक और गहरा जाता है। पुलिस दोबारा नितिन से पूछताछ करने का फैसला करती है, लेकिन इस बार पूछे जाने वाले सवाल पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाले थे और इन्हीं सवालों के बीच नितिन पहली बार पहले वाली कहानी से हटकर एक नया दावा करता है। इतना समझ आ चुका था कि नितिन सिंह बुंदेला जो बता रहा है उस पर बिना जांच के भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उसे एक बार फिर बड़ौनी थाना क्षेत्र बुलाया जाता है। इस बार पूछताछ पहले से कहीं ज्यादा विस्तार से होती है। पुलिस फिर वही सवाल दोहराती है, अगर तुम्हारे पिता मुंबई में हैं तो इतने महीनों से किसी रिश्तेदार से उनकी बात क्यों नहीं हुई? कोई फोन, कोई पता, कोई ऐसा व्यक्ति जो बता सके वे सचमुच मुंबई पहुंचे थे? कुछ देर बाद नितिन चुप बैठा रहता है, फिर अचानक कहता है, साहब
मैं आपसे एक बात छिपा रहा था। यह सुनते ही पूछताछ कर रही टीम सतर्क हो जाती है। नितिन आगे बताता है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही कमरे का माहौल बदल जाता है। पुलिस तुरंत पूछती है, अगर मौत हो गई थी तो 11 महीने तक पूरे परिवार से झूठ क्यों बोलते रहे? अब नितिन एक नई कहानी सुनाता है। वह दावा करता है कि अगस्त 2025 में ट्रैक्टर के कल्टीवेटर का हॉल बदलते समय एक हादसा हुआ था। उसी दौरान उसके पिता के सिर पर वह लग गया और उनकी मौत हो गई। नितिन पुलिस से कहता है कि वह डर गया था, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन पुलिस इस कहानी से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर यह सिर्फ एक हादसा था तो सबसे पहले पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई? परिवार को सच क्यों नहीं बताया गया? और सबसे बड़ा सवाल, उदयभान सिंह का शव आखिर कहां है? जब पुलिस सवाल पूछती है तो नितिन फिर खामोश हो जाता है। कुछ देर बाद वह बताता है कि पिता की मौत के बाद उनके शव को घर में रखे एक बड़े लोहे के बक्से में छिपा दिया था। पुलिस के अनुसार जब शव करीब 6 महीने तक उसी बक्से में अंदर रखा रहा। इतना सुनते ही पुलिस तुरंत उस घर पर और पूरे घटनास्थल की जांच शुरू कर देती है। लेकिन जांच अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि पुलिस के सामने अब भी एक बड़ा सवाल सामने था। अगर शव 6 महीने तक बक्से में रखा गया था तो उसके बाद उसे कहां ले जाया गया? अब तक पुलिस को यह पता चल चुका था कि नितिन का पहला बयान और दूसरा बयान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ 11 महीने तक वह यही कहता रहा कि उसके पिता मुंबई में हैं, और अब वह यह कह रहा है और स्वीकार कर रहा है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और शव कई महीनों तक घर में ही छिपा कर रखा गया था। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ और तेज कर दी। पुलिस के अनुसार लगातार पूछताछ के दौरान नितिन ने एक और अहम जानकारी दी। उसने बताया कि शव को करीब 6 महीने तक घर में ही एक बड़े बक्से में छिपा कर रखा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे डर सताने लगा कि अगर यह राज खुल गया तो वह बच नहीं पाएगा। पुलिस के अनुसार इसी दौरान उसने अपने ताऊ कल्ली उर्फ आसपेंद्र सिंह बुंदेला को पूरी घटना के बारे में बताया। इसके बाद पुलिस का आरोप है कि दोनों ने मिलकर शव को बक्से से निकाला, उसे कपड़े में लपेटा और देर रात शामली नदी की ओर ले गए, जहां शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शामली नदी के आसपास तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से अस्थियां, कुछ कपड़े, एक खाट और मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले। इन्हीं सभी साक्ष्यों को जब्त कर एफएसएल टीम को भेजा गया। अब पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था वैज्ञानिक जांच, क्योंकि अब सिर्फ आरोपी के बयान पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक साक्ष्यों पर भी पूरी जांच टिकी हुई थी। आखिर एफएसएल की रिपोर्ट में क्या सामने आया? क्या नितिन की हादसे की वाली कहानी सच थी या पुलिस के सामने बिल्कुल अलग तस्वीर आने वाली थी? यही इस कहानी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला था। जब एफएसएल की रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के अनुसार नितिन द्वारा सुनाई गई दुर्घटना वाली कहानी उपलब्ध साक्ष्यों से मेल नहीं खा रही थी। इसके बाद पुलिस ने एक बार फिर नितिन सिंह बुंदेला को विस्तार से पूछताछ की। पुलिस के अनुसार जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो नितिन ने बताया अगस्त 2025 में उसके पिता उदयभान सिंह ने ट्रैक्टर की किस्त जमा करने के लिए उसे 40,000 रुपए दिए थे, लेकिन वह रकम किस्त में जमा नहीं हुई। जब उदयभान सिंह बार बार पैसों का हिसाब मांगने लगे तो दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। पुलिस का आरोप है कि इसी विवाद के बाद एक रात जब उदयभान सिंह घर में सो रहे थे तब नितिन ने कुल्हाड़ी से उन पर कई बार वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने इस पूरी घटना को छिपाने की कोशिश की। पुलिस के अनुसार पहले शव को करीब 6 महीने तक घर में रखे एक बड़े बक्से में छिपा कर रखा गया। बाद में ताऊ कल्ली उर्फ आसपेंद्र सिंह बुंदेला को घटना की जानकारी दी गई। आरोप है कि दोनों ने मिलकर शव के अवशेषों को शामली नदी में ठिकाने लगाने की कोशिश की ताकि किसी को इस घटना का पता न चल सके। लेकिन करीब 11 महीने बाद उदयभान सिंह के भाई श्याम सिंह बुंदेला की शिकायत से शुरू हुई जांच पूरे मामले का रुख बदल कर रख दिया। पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट और बरामदगी और पूछताछ के आधार पर नितिन सिंह बुंदेला और कल्ली उर्फ आसपेंद्र सिंह बुंदेला को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने के आरोप के मामला दर्ज किया और दोनों को न्यायालय में पेश किया। दोस्तों, इस मामले में अंतिम फैसला अदालत करेगी। पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें अदालत में परखा जाएगा और वहीं से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि जब रिश्तों में विश्वास टूटता है तो उसका अंजाम कितना भयावह हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण
लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को सत्यापित जानकारी पहुंच सके। मैं हूं आशीष, आप देख रहे थे जबलपुर क्राइम तक। मिलते हैं अगली सत्य घटना के साथ। तब तक अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें, साथ ही सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।